हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी गाइड। तो आज हम कवर करेंगे बचा हुआ एलिमेंट 3 के जो हमने 3.4 अब तक कवर किया था। बचे हुए 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ये चारों इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारा 3.5 जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ठीक। और कोशिश करें कि रटने की ज़रूरत नहीं है, जो स्लाइड्स आती है ना इसको रटे नहीं। मैं इसको आपको समझा दूंगा ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट हाँ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए एक एक लाइनें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है नहीं है, और मैं उसी चीज़ को सिंपली डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज जो है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कंपनी के ऊपर वर्क प्लेस पे या साइट पे जब भी कोई चेंजेस आते हैं, चेंजेस फॉर एग्जांपल हमारे कोई डिपार्टमेंटल चेंजेस आ गए, काम करने के तरीके में कोई चेंज आ गए, या रेस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज आया, या कोई इक्विपमेंट प्लांट मटेरियल जो यूज़ कर रहे थे उसके अंदर कोई चेंज आ गया है ना, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर्स के अंदर कोई नया एडिशन हुआ या उसके अंदर कुछ चेंज आ गया। तो ये तमाम तरीके के चेंज हैं काम के ऊपर, वर्क प्लेस के ऊपर जो हमारे आ जाते हैं, और नॉर्मली ये चीज़ें आती हैं। अच्छी चीज़ों के लिए हम चेंज लाते हैं, है ना। कभी वर्क में, कभी मेथड्स में, कभी प्रोसीजर्स में, कभी डॉक्यूमेंटेशन में, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। यहाँ तक कि बंदे भी चेंज होते हैं, बिल्डिंगें चेंज होती हैं, ब्लॉक्स चेंज हो जाते हैं, डिपार्टमेंट्स चेंज हो जाते हैं ना, एरिया चेंज होता है, शिफ्ट करते हैं। तो ये जो तमाम कानूनन चेंज होते हैं, लॉज लेजिस्लेशंस के चेंज आते हैं, कोड्स वगैरह होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनमें चेंज आते हैं। तो ये तमाम चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस को हम डील कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, ये 3.5 यही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। याद रखें कि जो तमाम तरीके के जब भी चेंजेस आएंगे तो इन चेंजेस का असर हमारे काम पे पड़ता है। जाहिर सी बात है, कोई मान लीजिए हमने अब तक जो जिस तरीके से हम काम कर रहे थे, जो हमने सेफ सिस्टम डेवलप कर रखा था कोई काम करने के लिए, या कोई काम करने के लिए हम कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, अब उसमें चेंज आया है, नया इक्विपमेंट आया है, नई मशीन आई है, या नए बंदे आए हैं, या नया तरीका हमने मेथड बनाया है काम करने का, है ना। ये कुछ भी इस तरीके का जो चेंज आया है, तो जाहिर सी बात है जब चेंज होगा तो उसके अंदर हो सकता है कुछ खतरे भी बदल जाएं। खतरे बदल जाएं तो हो सकता है उसके अंदर कंट्रोल मेजर्स भी चेंज होंगे, तो हो सकता है उनके अंदर जिम्मेदारियों में भी चेंज आएगा, है ना। हो सकता है कि उसके अंदर फिर कुछ स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो। तो इस तरीके के जो हैं तो हमको उनको कंसिडर करना है ना। तो ये चेंज जो है ये असर डालते हैं, तो इनका असर पड़ने को हम कैसे इनको कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। देखिए, कंट्रोल मेजर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, जो चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन करना है। कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन मतलब अपने कंपनी के अंदर स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, रेलेवेंट पार्टीज़ के साथ हमें संपर्क करना है, उनके साथ चर्चा करनी है, जो भी चेंज आ रहा है उसके बारे में बात करनी है, उनसे सुझाव लेने हैं, उनके साथ सुझाव शेयर करने हैं, है ना, एक्सेट्रा। इस तरीके से उनके साथ हमें डिस्कस करनी पड़ेगी क्या चीज़ें हैं नहीं हैं। सेकंड, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट देखना पड़ेगा कि अब जो हमने चेंज किया है काम के तरीक़ों को या मशीनरी में जो भी चेंज किया है, तो वो रिस्क असेसमेंट क्या ये अभी भी कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आउटडेटेड तो नहीं हो गया चेंज आने के बाद। अगर आउटडेटेड आ गया है तो उसको रिव्यू करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल। हम कॉम्पिटेंट पीपल को अपॉइंट करेंगे काम के से रिलेटेड। हम देखेंगे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, जिस डिपार्टमेंट में या जिस काम में, वहाँ पे उस काम से रिलेटेड जो एक्सपर्ट बंदा हो, कॉम्पिटेंट बंदा हो, जो जानकार हो, उसको वहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे। उसके देख रेख में वो चीज़ें हों, उसके देख रेख में काम हो, उसके देख रेख में, ठीक है। तो उसको अपॉइंट करेंगे। सिग्रीगेशन ऑफ वर्क एरियाज, अगर कोई काम हम काम करने वाले एरिया को सिग्रीगेट करेंगे, मतलब अगर कोई हमने चेंज किया है जहाँ पे असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल सिग्रीगेशन का एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझे, हॉट वर्क हो रहा है और वहीं पर ही हाइट वर्क हो रहा है, वहीं पर ही कोई केमिकल से रिलेटेड हजार्डियस कोई मटेरियल स्टोरेज एरिया है ना, और फिर वहीं पर ही कोई एक और एक्टिविटी चल रही है। सारी एक्टिविटी एक दूसरे के पास में चल रही है और कोई बैरिगेशन नहीं, कोई सिग्रीगेशन नहीं, इन्हें अलग नहीं कर रखा है एक दूसरे के साथ, तो ये खतरनाक है। तो इसी तरीके से जब भी चेंज आएगा किसी भी जब भी हम चेंज आएगा हमारा कोई भी, तो हम उसमें देखेंगे कि हमें वहाँ पे सिग्रीगेशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है। वर्क एरियाज़ के अंदर काम वाली जगहों पे अगर वहाँ पे ज़रूरत है तो हम सिग्रीगेशन का ख्याल रखेंगे, ठीक। फिर अमेंडमेंट ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स है, ठीक है। और ये सारे वो कंट्रोल मेजर्स मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी चेंज आएगा तो चेंज का जो इम्पैक्ट होता है ना, तो उस इम्पैक्ट से होने वाले खतरे या रिस्क को कम करने के लिए हमेशा हम
कम कैसे करेंगे, उन तमाम को कम करने के लिए ये वो सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हम देखेंगे, कोई चेंज का असर पड़ने पर हम हमेशा रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स अपडेटेड है कि नहीं, आउटडेटेड तो नहीं है, कुछ इसमें हमें ऐड तो नहीं करना, देखना तो नहीं है, ठीक है। वैसे वेलफेयर का भी ध्यान देंगे, बाथरूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट्स एक्सेट्रा, इनका भी हम ध्यान रखेंगे कि ये अपडेटेड है कि नहीं है, कहीं इसमें कुछ चेंजेस या कुछ और ऐड तो नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ चेंज, जब भी हम चेंज आएगा तो चेंज का अपने असर देखा, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है ये भी देख लिया, और हमें फिर रिव्यू भी करना। और रिव्यू जब हम करेंगे तो याद रखें, हम रिव्यू करेंगे रिस्क असेसमेंट का, अपनी पॉलिसी का, अपने प्लान्स का, अपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हम रिव्यू तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इन तमाम चीज़ों का भी रिव्यू करेंगे। यहाँ पे जितना भी आप देख सकते हैं एक एक करके, तो ये तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग नॉर्मली भी देख सकते हैं, कॉज इफेक्ट चार्ट्स, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इन तमाम चीज़ों का भी रिव्यू करेंगे और साथ में रिवाइज्ड भी करेंगे, है ना। कोई एडिशन है या कुछ है तो वो भी हम इंश्योर करेंगे, ठीक है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, मैं आप अपने लिए नॉलेज के लिए ये याद कर सकते हैं, बट मैं आपको एज अ सिंपली बता देता हूँ। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का मतलब होता है कोई भी काम करने के पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक उसको कंट्रोल के साथ खतरे पहचानते हुए, कंट्रोल मेजर्स का इंतज़ाम करते हुए, है ना, तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो हम काम को शुरू से लेके आखिरी तक अंजाम देते हैं एक सुरक्षित तरीके से, ठीक। तो यही सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर एक चीज़ याद रखें, जो मैंने आपको बताया, पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक जो हम डिज़ाइन करते हैं मेथड को, प्रोसीजर को, किसी भी काम को करने के लिए, और उसके तमाम खतरे को पहचानते हुए हम कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं और बंदों को एलोकेट करते हैं, कौन बंदा रेस्पॉन्सिबल होगा, उसमें हर एक चीज़ को हम ध्यान रखते हैं, ब्लॉक कौन सा है, काम की जगह कौन सा है, वर्क एरिया, सुपरवाइज़र, हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ये सब मिला के सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तब तैयार होता है किसी भी एक्टिविटी का। तो इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का जो एग्जाम्पल है वो है रिस्क असेसमेंट, हीरा, JSA, ये जो है ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के एग्जाम्पल है। SOP, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, द प्लानिंग प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, क्योंकि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम में तमाम खतरों को पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक पहचानना, फिर उनके तहत उनके कंट्रोल मेजर्स को लगाना, और फिर बंदे कौन है, किन को खतरा हो सकता है, कैसे चोट होगी, कितना हाई लेवल का रिस्क होगा, लो होगा, मीडियम होगा, क्या होगा, कैसे इंतज़ाम होगा, टारगेट डेट क्या होगी, कंप्लाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, है ना, तो सुपरविजन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तमाम चीज़ें सब मिलके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार करती हैं। इन्हीं के ही एग्जाम्पल हैं, और हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को करने के लिए ही हमारे पास जो प्रोसीजर है वो रिस्क असेसमेंट है, हमारे पास JSA है, हमारे पास हीरा है, ये इन्हीं के ही शक्ल है, ठीक है। जो ध्यान दें, ये बहुत क्लियर कट मैंने आपको बता दिया, सिंपल, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और क्योंकि काम कोई भी होता है उसमें खतरा तो होता है, आप ऑब्वियसली खतरे से बचाना। अब ये थोड़ी है कि आपने सिर्फ बता दिया कि अब हाइट पे से गिरने का खतरा, ऐसा नहीं है। आपको एक्टिविटी के लिए पूरा एक रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार करना पड़ेगा कि हमारा बंदा काम करने के लिए जाएगा, काम क्या है वो देखना पड़ेगा, उस काम में क्या खतरे हैं, नहीं है, पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक किस तरीके से हम उसको अंजाम तक सुरक्षित ढंग से पहुँचा सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सा एरिया है, इक्विपमेंट क्या है, ये तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए फिर क्रिटिकल एनालिजेशन, फिर वहाँ पर आपका कंट्रोल मेजर्स, फिर वहाँ आपका स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब आती है, तब आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार करते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत पड़ती है ये देखें, सेफ सिस्टम वर्क रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अवेलेबल होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, है ना, ये इसकी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करें, ठीक है। कॉम्पिटेंट पर्सन, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब भी आपका की बात होगी तो कॉम्पिटेंट पर्सन की एलोकेशन, और कंपनी के अंदर वो मौजूद हो, सेफ एक नॉलेजेबल एक्सपर्ट बंदा जो हेल्प करे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करने में, कैसे उसके प्रोटोकॉल्स, क्या नॉर्म्स हैं, किस तरीके से डेवलप होता है, मैनेजमेंट को एडवाइस करे, ठीक है। वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जब भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आप डेवलप करेंगे वर्कर्स को इन्वॉल्व करें, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर का प्रमोट हो, उससे वर्कर्स से भी कुछ आप चीज़ें जानने को आपको भी मिलेगी वर्कर्स के उससे, है ना, तो ये ज़रूरी है। और फिर रिटन प्रोसीजर, जब भी सेफ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर आप डेवलप कर लेंगे तो उसका रिटन प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, ताकि एक इंश्योर करें आप अपनी कंसिस्टेंसी को, है ना, और रिटन प्रोसीजर में हो ताकि आप उसको नोटिस बोर्ड, बुलेटिन्स पे, मैनुअल्स के द्वारा शेयर करें, है ना,
चेकलिस्ट वगैरह, और उसके ऊपर ट्रेनिंग भी ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ताकि बंदों को पता चले कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है कि आपने जिस एक्टिविटी के लिए कैरी किया है उनको भी तो अवेयरनेस हो, उनको भी समझ में आए कि हाँ भैया कि ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस चीज़ के लिए डेवलप हुआ है, तो आप उनको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट, टेक्निकल, प्रोसीजरल एंड बिहेवियरल कंट्रोल, हिरार्कीज ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर्स एंड कंसिडरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके। टेक्निकल का मतलब होता है, देखिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स और हार्डवेयर कंट्रोल्स जो हम लगाते हैं खतरों से बचाने के लिए एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को। ठीक है, तो वो क्या क्या हैं आप जानते हैं। देखिए, मशीनरी गार्डिंग, फेंसिंग यहाँ पे हो रखी है, मशीन की गार्डिंग हो गई, जैसे ग्राइंडर पे गार्ड्स होते हैं और भी मशीन पे गार्ड आते हैं, फिक्स्ड गार्ड होते हैं, एडजस्टेबल गार्ड्स होते हैं, फेंसिंग होती है, वेंटिलेशन है, लोकल एग्जॉस्ट एलईवी आप जानते हैं, एक्सियल फैन है जिससे हम फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं कन्फाइंड स्पेस में, एक्सियल फैन है ना, एग्जॉस्ट है। ये सारे एग्जाम्पल हैं टेक्निकल कंट्रोल्स के, है ना। तो ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने वर्क प्लेस पे अपने खतरों को और हैजर्ड्स को कम करने के लिए। ठीक, और प्रोसीजरल कंट्रोल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट कंट्रोल्स होते हैं, रिस्क मैनेज थ्रू सिस्टम और प्रोसीजर, जो हमारे सिस्टम और प्रोसीजर्स के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं मैनेजमेंट द्वारा। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट द्वारा ही ऑब्वियसली टेक्निकल कंट्रोल्स भी मैनेज किए जाते हैं और प्रोसीजरल कंट्रोल्स भी मैनेजमेंट द्वारा ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप प्रोसीजरल कंट्रोल्स में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स होता है, ट्रेनिंग्स होती है, सुपरविजन होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजरल कंट्रोल्स, है ना। नेक्स्ट है बिहेवियरल कंट्रोल्स, जैसे बंदों की बिहेवियर ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए आपके पास सुपरविजन और ट्रेनिंग है, ये दोनों आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब भी डेवलप करेंगे इन फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे। कौन से लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनका स्किल एक्सपीरियंस लेवल क्या है, कौन सी इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी का इस्तेमाल होने वाला है, कौन से केमिकल्स है जिनका घातक असर पड़ सकता है, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन के क्या सीक्वेंस होंगे, काम करने के ढंग क्या होंगे, है ना, उनके स्टेप्स क्या होंगे, ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी, कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी कि पूरा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सही से इम्प्लीमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ, है ना। तो ये तमाम वो चीज़ें जो आपको ख्याल रखने हैं। ठीक है, जेएसए और रिस्क असेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट जेएसए मैं आपको बता देता हूँ। जेएसए सिंपली हम एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप्स में और फिर उसके रिस्क के हिसाब से हम कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करते हैं सिंपली। ठीक, बट रिस्क असेसमेंट जो होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। इसके लिए मैं वीडियो इंशाल्लाह आपको डाल दूंगा। मॉनिटरिंग द सिस्टम, monitor to ensure that the safe working method is correctly followed and applied, the method is in fact safe। जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आप अप्लाई कर दें, बना लें एक्टिविटी काम का, तो इंश्योर करें कि जो अप्लाई आपने बनाया है वो करेक्टली फॉलो हो भी रहा है। खाली बनाना काम नहीं है, साइट पे उसका पालन भी हो रहा है, उसको सुनिश्चित करें, इंश्योर करें विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन, फीडबैक लें, खुद भी साइट टूर करें, है ना। तो उसको इंश्योर करें कि वो मॉनिटर भी करें कि वो करेक्टली फॉलो हो रहा है और जो हमने मेथड किया है वो बिल्कुल करेक्ट और सेफ़ है ना। उसका रिव्यू भी करें टाइमली। आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर रखा है, रिस्क असेसमेंट रिव्यू करते हैं, पॉलिसी भी रिव्यू होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान भी रिव्यू होता है ना, क्योंकि रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार बनाया छोड़ दिया, हमें पता ही कैसे चलेगा कि अपडेट है भी कि नहीं है, कहीं आउटडेटेड तो नहीं हो गया, कब रिव्यू करना है। तो ये देखिए रिव्यू करना है ना, एट रेगुलर इंटरवल्स। आपने कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, 6 महीने, 3 महीने, साल में इसको एक बार करना है, तो उस हिसाब से करें। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, कोई न्यू मशीनरी आई है तब रिव्यू करें। मटेरियल में कोई चेंज आया तो रिव्यू करें। चेंज इन वर्किंग पैटर्न्स के अंदर मॉडिफिकेशन कुछ आया प्रोसेस में या इक्विपमेंट में तो, या कोई हादसा होता है तो रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब आता है रीजंस फॉर फेलियर ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। फेल होने के क्या क्या रीजंस है। ठीक है, पुअरली रिटन प्रोसीजर, मतलब ख़राब तरीके से लिखे गए प्रोसीजर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब आपने डेवलप किया। इनएडुकेट स्कोप ऑफ प्रोसीजर, मतलब जो स्कोप था प्रोसीजर्स का वो इनएडुकेट है, मतलब आपने कवर ही नहीं किया स्कोप को या काम को ठीक तरीके से, आपने इनएडुकेट उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये रीजंस हैं फेल होने की वजह से। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से इनएडुकेट ट्रेनिंग आपने करी ही नहीं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तो आपने बनाया अगेन, बट उसकी ट्रेनिंग ही नहीं करी, तो काफ़ी सारे बंदों को भी पता ही नहीं है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है क्या, रिस्क असेसमेंट है क्या, जेएसए होता क्या है, खाली आप ही जानते हैं। तो ये गलत बात है। आपके वर्कर्स को भी पता होना चाहिए जेएसए क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है। ये आपके ऊपर बिल्कुल कंपलसरी है, आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली टीबीटी ट्रेनिंग दी, वर्क एट हाइट, हॉट वर्क निकल गया, ये बिल्कुल गलत है ना। आप जब थोड़ा और स्टैंडर्ड आपका
इंशाल्लाह बढ़ेगा। जब आपकी नॉलेज और गेन होगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि रिस्क असेसमेंट की भी ट्रेनिंग होती है, एक्सीडेंट की भी ट्रेनिंग होती है ना। इसी तरीके से जेएसए की ट्रेनिंग होती है, पीटीडब्ल्यू की भी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है खाली एक्टिविटी की ट्रेनिंग करेंगे आप, तभी तो उनको आप बताएंगे क्या चीज़ क्या है। अब्यूज़ ऑफ प्रोसीजर्स या किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, है ना। पुअर रिकॉर्डिंग, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब गलत तरीके की डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, गलत डॉक्यूमेंटेशन करना, उसकी वजह से भी फेलियर होता है। मैनेजमेंट फेलियर्स होते हैं मैनेजमेंट की लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से। अगेन ये आपने एलिमेंट 1 या 2 में पढ़ा होगा मैनेजमेंट लीडरशिप कमिटमेंट का, है ना। तो लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट का सही ना होना। फॉर एग्जांपल कि कोई ग्राइंडर था और ग्राइंडर है 3 इंची का, गार्ड उसमें 5 इंची का लगा रखा है, समझ रहे हैं, तो ख़राब और गलत तरीक़ों की वजह से। तो ये तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में फेलियर आपका आता है। नेक्स्ट, ये आपका 3.6 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका आंसर खुद ही दें, ये आपके लिए है, ठीक है। 3.7 में आया पीटीडब्ल्यू। आप बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम जो है बेसिकली इसका मतलब है कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल प्रोसीजर सिस्टम है, साथ ही लीगल रिक्वायरमेंट भी है और साथ ही ये आपको काम की परमिशन देता है, आपको ऑथराइज्ड भी करता है कि आप काम कर सकें। और ये ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के तहत हम किसी भी काम को होने से पहले ये भांप लेते हैं और जान लेते हैं कि उस काम वाली जगह पर खतरों को, रिस्क को कंट्रोल किया गया है, क्या इंतज़ाम है, मशीन कैसी है, स्कैफोल्डिंग कैसा है, कौन बंदे काम करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा एरिया है, कौन सा ब्लॉक है, क्या समय है, कौन बंदे हैं, कौन काम करने वाला है, कौन इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है। ये सारे चेक हो जाते हैं परमिट इशू करने से पहले, और ये जिम्मेदारी है इशू करने वाले कि ये सारी चीज़ें चेक कर ले, इंश्योर कर ले कि अब हाँ हर एक चीज़ सुरक्षित है, तभी जाके परमिट इशू करे। इसीलिए परमिट की भूमिका बहुत बड़ी होती है, समझ गए आप। यही परमिट का रोल है कि ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित कर लेता है। साथ ही ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल प्रोसीजर है जिसके तहत हम सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हर एक चीज़ को, और ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, प्लस आपको परमिशन भी दे देता है। और देखिए हाई रिस्क एक्टिविटी दे रखी है, हॉट वर्क, कन्फाइंड, वर्किंग हाइट एक्सेट्रा, प्लांट की कुछ एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हाई रिस्क एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, प्लांट का मेंटेनेंस वगैरह, है ना, मशीनरी का और प्रेशराइज सिस्टम का। और हमेशा याद रखें, हमेशा हाई रिस्क एक्टिविटी हो, इवन के जनरल वर्क हो, परमिट ज़रूर लें बिकॉज इट इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट, अदरवाइज आप अनऑथराइज्ड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गए वर्क परमिट्स के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और ये मैं क्लियर कर दूं, ये एज पर निबोश है, HSC UK, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या हैं परमिट के? इशू, रिसीव, क्लियरेंस, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन। इशू का मतलब जो ऑथराइज्ड मैनेजर हैं पहले वो इंश्योर करें कि परमिट देने से पहले कि परमिट किस काम के लिए है, कहाँ पे होने वाला है काम, डेट टाइम क्या है, खतरे क्या हैं, कंट्रोल मेजर्स पूरे अवेलेबल हैं कि नहीं काम वाली जगह पर, ये सब कुछ सुनिश्चित करना है। ये इशू का मतलब है। रिसीप्ट, फिर उन बंदों को, और इसी इशू में उन बंदों के नाम भी आएंगे जो ऑथराइज्ड हैं, काम करने वाले वर्कर्स होंगे उनके तमाम के नाम। फिर रिसीप्ट में जो बंदों के नाम हैं ऑथराइज हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे कि हाँ हम सारे खतरे समझ गए, कंट्रोल मेजर्स भी जानते हैं, अब हमें परमिशन दे दी जाए, हमने साइन कर लिया। फिर क्लियरेंस, काम ख़त्म होने के बाद क्लियर बंदे साइन करेंगे कि हमने काम सेफली अंजाम दिया है, अब वापस कर रहे हैं हम परमिट, तो क्लियरेंस कर रहे हैं, तो वो साइन करके वापस करेंगे। कैंसिलेशन, फिर ऑथराइज्ड मैनेजर उसको कैंसिल करेगा, काम खत्म, परमिट कैंसिल, ठीक। एक्सटेंशन, अगर काम और लंबा है और परमिट एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं परमिट का, ठीक। तो ये एज पर HSC UK निबोश है ना, ये एलिमेंट्स ऑफ अ परमिट थे, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। इसके अलावा आप नॉर्मली देखेंगे पर एलिमेंट्स ऑफ परमिट तो आपको मिलेगा इश्यूअर, रिसीवर, एक्सेप्टर, ऑथराइजर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये हम निबोश के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। प्री जॉब चेक, जो मैंने आपको बताया काम करने से पहले जो क्लाइंट PMC इंस्पेक्शन करती है तो आपको बताती है, ये प्री जॉब चेक है, कौन सा काम करने वाले हैं आप, कौन से एरिया में होने वाला है ना, कौन से वर्कर्स हैं, वर्कर्स का क्या नाम है, कौन सा डेट है, कौन सी तारीख है, किस काम के लिए परमिट लिया जा रहा है, कौन सा परमिट है, कितने देर के लिए परमिट इशू रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होने वाले हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस है या कोई और अदर परमिट्स है जो साथ में है या रेलेवेंट है, तो ये तमाम प्री जॉब चेक्स हैं जो आपको परमिट मिलने से पहले ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल होने ही चाहिए, ठीक है।
टू वर्क इफेक्टिवली, असरदार तरीके से काम करने के लिए ये ज़रूरी है परमिट टू वर्क कि ओनली ऑथराइज पर्सन जो है वही परमिट इशू करें, कोई भी चलते फिरते परमिट इशू नहीं कर सकता, ठीक है। परमिट इशूअर्स मस्ट बी फेमिलियर, जो परमिट इशूअर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो कि खतरे क्या हैं, जॉब कौन सी है। अब जो परमिट इशू कर रहा है उसको पता ही नहीं वर्क एट हाइट कन्फाइंड स्पेस काम क्या है, खाली वो टिक 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 कॉलम करे और फुलफिल करे, तो वो गलत है। उसको पता होना चाहिए इस काम के लिए बंदा परमिट लेने आया तो इसमें क्या खतरे हैं, वो जाके उन्हें चेक करे, कंट्रोल मेजर्स देखें, उसके इंतजाम देखे, प्री जॉब चेक्स कैरीड आउट करवाए और फिर ही उसके बाद वो परमिट इशू करे, ठीक है। प्रिकॉशंस जो हैं वो मस्ट बी पहले चेक कर ले परमिट देने से पहले, ठीक है, और ऑथराइज़ करने से पहले। नो इशूइंग ऑफ परमिट्स फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से कोई परमिट इशू नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं कि परमिट लेने आया आप ऑफिस में बैठे बैठे एसी में परमिट इशू करा, बिल्कुल गलत है। आप साइट की कंडीशन देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, प्री जॉब चेक्स कंडक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपका परमिट इशू होगा और ऑथराइज होगा, ठीक है। परमिट मस्ट नेवर बी अमेंडेड, ऑल परमिट कंडीशंस मस्ट बी ऑल परमिट कंडीशन मस्ट बी अडियर टू, स्टाफ मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट and monitoring of system, sufficient time must be allowed to ensure permits are issued correctly। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो असरदार तरीके से परमिट को इशू करने के लिए और काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी काम के लिए आप परमिट लेने जा रहे हैं तो परमिट को अच्छे से देने के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स चेक करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर यहाँ से देख लीजिए, परमिट कभी भी अमेंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब परमिट में आप कोई भी चेंजेस ना करें उसको अच्छा करने के लिए, है ना। ये नहीं कि आप गलत परमिट को सही करने के लिए कोई चेंज कर रहे हैं। और परमिट की जितनी भी क्राइटेरिया कंडीशन है, जितने भी कॉलम्स हैं उसमें जो भी हैं वहाँ पर आपको सब फुलफ़िल करना है अच्छे से, और उनकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सब पर वो खरा उतरे, ठीक है। अच्छे से फिल करना है, अच्छे से उसको पूरा कैरी आउट करना है। स्टाफ जो है वो ट्रेंड हो और कॉम्पिटेंट हो। मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम को मॉनिटरिंग करनी है, और सबसे मेन कि आपको एक सफिशिएंट टाइम देना है। ऐसा नहीं है आप हाइट वर्क का परमिट लेकर लेने आए और सर पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट में आपको सोचें आप परमिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब बड़ी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ परमिट के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि परमिट देने वाला सारी कंडीशंस, प्री जॉब चेक्स हर एक तरीके से उसको इश्यू करने से पहले इंश्योर कर ले, तब जाके वो परमिट को ऑथराइज करवा के आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको एक सिंपली तौर पे परमिट टू वर्क की एक कॉपी दे रखी है, सॉफ्ट कॉपी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें इस तरीके से आपका परमिट दिखता है। यहाँ पर ये भी ख़त्म हुआ 3.7, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं 3.8 जो लास्ट एलिमेंट 3 का है, एमरजेंसी प्रोसीजर्स, ठीक है। एमरजेंसी प्रोसीजर्स देखते हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में जानेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स या फ्रेशर्स या स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए एमरजेंसी प्रोसीजर्स, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, कोई भी साइट हो, XYZ या कोई भी कंपनी हो, एमरजेंसी हर जगह आ सकती है। इमरजेंसी किसी भी शक्ल में हो सकती है, चाहे वो फायर हो, चाहे ख़तरनाक गैस का लीकेज या रिलीज़ हो, या ख़तरनाक केमिकल स्पिलेज हो, या अर्थक्वेक हो, या कोई फ्लड हो, ठीक है। इमरजेंसी कोई भी तरह की हो, ठीक है। तो इसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे डील करेंगे, बिहेव कैसे करेंगे, कैसे रिपोर्टिंग होगी, किस तरीके से लोगों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज़ को बचाया जाएगा, कैसे सुरक्षित रास्ते से निकाला जाएगा, कौन सी जगह पे इकट्ठा करना है, ये जो हम प्रोसेस, ये तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो एक प्लान तैयार करते हैं, प्रोसीजर तैयार करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, इक्विपमेंट को हम प्रोवाइड करवाते हैं एमरजेंसी से निपटने के लिए, ये तमाम एमरजेंसी प्रोसीजर का हिस्सा है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे, आइए ये एक शॉर्ट में बताया मैंने आपको ताकि आपको डेफिनेशन याद ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की यही हमारा इमरजेंसी कहलाती है ना। इसी इमरजेंसी को निपटने के लिए हम हमेशा एक प्लान तैयार करते हैं। वो प्लान रखना बिल्कुल एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होना ही चाहिए हमारे पास एक प्लान डॉक्यूमेंटेड रिटन फॉर्म में, है ना। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम हमेशा ख्याल रखें, फायर, आग लग सकती है, कोई बॉम्ब थ्रेट हो सकता है, कोई केमिकल स्पिलेज हो सकता है, कोई खतरनाक गैस रिलीज लीक हो सकती है, कोई डिसीज़ का आउटब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कोविड-19, कोई खतरनाक मौसम आ गया, कोई फ्लडिंग आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर, कोई अर्थक्वेक आ गया, या कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, है ना। कोई भी फॉर्म में इमरजेंसी आ सकती है। तो इनसे निपटने के लिए हम जो प्लान तैयार करते हैं, प्रोसीजर तैयार करते हैं,
उसी का नाम है हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर, इमरजेंसी प्लान, वही इमरजेंसी एक्शन है, उसी में हमारा सब कुछ होता है। हम रेस्क्यू कैसे करेंगे, रेस्पॉन्स कैसे करेंगे, और क्राइसिस मैनेजमेंट भी उसी का ही नाम है। इमरजेंसी का दूसरा नाम क्राइसिस मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, हमें हमेशा डेवलप करना है। कैसे करेंगे देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए इमरजेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। इमरजेंसी जो होती है जब भी वो आती है वो नॉर्मल तो नहीं होती है, अचानक से आती है और तेज़ी से फैलती है, और अचानक से आती है और कभी भी आ सकती है। काम के दौरान आ सकती है, काम से पहले हो सकती है, काम के बाद हो सकती है ना। किसी भी कारण से हो सकती है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल कारण हो। और उसके जो भयंकर नुकसान अंजाम होते हैं उसका अंदाज़ा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता है कि हाँ आग लगेगी तो इतना ही नुकसान होगा, कोई ये दावा नहीं कर सकता है आदमी, है ना। अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस लॉसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके और वो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है, इंजरी पहुंचा सकती है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एनवायरमेंटल लॉस हो सकता है। ये सारी इमरजेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो जब इतनी खतरनाक और ये सब चीज़ें, तो ऑब्वियसली हम तो अपने हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान में इमरजेंसी प्लान को इंक्लूड करेंगे। हमारे पास एक वैलिड इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, है ना, कि कैसे हम निपटेंगे अपने प्रोजेक्ट साइट पर, कंपनी पे, वर्क प्लेस पे इमरजेंसी अगर आती है खुदा ना खास्ता तो हम क्या करेंगे, है ना। तो उसी का नाम इमरजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। हम उसी में हम ये सब तैयार करते हैं कि कौन वो लोग हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इमरजेंसी में, कौन सी वो रेस्क्यू टीम है जो रेस्पॉन्सिबल होगी बचाने के लिए, वो रास्ते कौन से होंगे जिन रास्तों से इमरजेंसी में भागा जाएगा, फायर एग्जिट है, असेंबली पॉइंट के बारे में हम बताएंगे कि असेंबली पॉइंट हमारा कहाँ होगा, रिफ्यूज एरिया अगर है तो रिफ्यूज एरिया हमारा कहाँ पे होगा, है ना। मेडिकल या फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ किस तरीके से होगी हमारी, ठीक है। डिसेबल अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए किस तरीके से स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे, वल्नरेबल पर्सनस होंगे तो उनके लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स होगा। तो ये सारा एक हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर का अरेंजमेंट का हिस्सा है। जब भी हम इमरजेंसी प्लान बनाएंगे तो हम इन चीज़ों का तमाम का ख्याल रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम अपने इसी तरीके से फिर हम अपना सूटेबल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह हो गए, इमरजेंसी में काम आने वाले स्ट्रेचर्स हो गए, एम्बुलेंसेस को फुल्ली इक्विप्ड रखेंगे, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ को देखेंगे, है ना, और अदर इक्विपमेंट्स जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होते हैं उनका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। फिर जो रेस्पॉन्सिबल स्टाफ है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इमरजेंसी के टाइम के लिए, तो उनकी एलोकेशन और असाइनमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, है ना। मीडिया के साथ कैसे डील करेंगे, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी फायर इवेंट्स वगैरह होता है तो आप जानते हैं मीडिया पहुंचती है तो उसको कैसे टैकल करना है, डील करना है, उसका ख्याल रखेंगे। कॉन्टैक्ट इमरजेंसी सर्विसेज, आप फायर डिपार्टमेंट्स के साथ या अदर डिपार्टमेंट के साथ कैसे इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट करेंगे, या फिर वो मेडिकल फैसिलिटीज़ ही क्यों ना हो, तो इनके की कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आप डिस्प्ले करें, नोटिस बोर्ड्स वगैरह पे डालें। और साथ ही अपने साइट के की कॉन्टैक्ट्स जो हैं स्टाफ्स के, है ना, उनका भी आप ख्याल रखें कि वो भी आप डिस्प्ले करें, उनकी भी जानकारी हो, ठीक है। तो आइए इसी से अब नेक्स्ट हम कवर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन आप याद रखें इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। पहले तो आप इंटरनल कम्युनिकेशन करें, जो भी आपने प्लान डेवलप करा है, प्रोसीजर्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं इमरजेंसी को लेके कैसे आप करने वाले हैं, तो वो आपके सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को पता होना चाहिए, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे निकलना है, कैसे जाना है, कहाँ इकट्ठे होना है, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। सेकंड है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो सरकारी कानून है, लॉज लेजिस्लेशन है, उनका पालन करें। इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में अपने जो सरकारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, है ना, उनके साथ आप कम्युनिकेट करें, उनको भी अपनी जानकारी दें अपने बिज़नेस के बारे में, कंपनी के बारे में, और उनको इन्वॉल्व रखें कि इन द कोई इमरजेंसी केसेस में कोई बड़ा फायर होने में वो भी फ़ौरन आपके यहाँ पहुँच सके। उनको पता हो कि हाँ भाई आपके नाम की कोई इस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ है, आपका कोई प्लान है, आपने सरकार को सूचित कर रखा है, आप फॉलो कर रहे हैं ना, वो प्रोटोकॉल्स जो हैं, स्टैंडर्ड है, उनका पूरा पालन करें। और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं सरकारी, उनको भी अपने बारे में बताएं और उनको सपोर्ट करें एक्शन में, ठीक है। उनके साथ कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन जो है वो बनाए रखें, संपर्क करके रखें, ठीक है। तो ये क्योंकि लॉस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने इमरजेंसी प्लान डेवलप किया है, प्रोसीजर, अरेंजमेंट्स है इमरजेंसी, आप उसको शेयर करेंगे, बताएंगे
हर वर्कर्स एम्प्लॉइज़ को सबको अपने कंपनी साइट पे, ताकि उनको पता चले, वो जागरूक रहें कि कोई भी इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी, कौन सी इमरजेंसी पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कहाँ भाग के जाना है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कहाँ इकट्ठे होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको किस तरीके से बचाया जाएगा, कौन सी टीम है, कौन सा बंदा है जिससे बात करनी है, सब कुछ, ताकि उन्हें पता रहे। दूसरा, उनके साथ साथ आप मॉक ड्रिल्स, फायर ड्रिल्स भी कंडक्ट करें। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाने की ट्रेनिंग भी दें, और साथ में इन इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड भी इसका मेंटेन रखें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में बेसिकली आप लोग जानते ही हैं, बट मैं आपको और क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एड देने का मकसद होता है कि फर्स्ट एड का मतलब हमारा मकसद ये है कि जो भी चोट जिसको लगी है, बंदे को, वर्कर को, एम्प्लॉय को, XYZ जो भी है, उसको बचाना, उसको ज़िंदा रखना, उसको बचाना, उसकी मदद करना, जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम उस जगह पे ना पहुंच जाए। ठीक, और बेसिकली फ़र्स्ट एड जो है वो उसको हम 3 P's कहते हैं, मतलब 3 P's: प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटीरियोरेशन, प्रमोट रिकवरी। मतलब ज़िंदगी बचाना। सेकंड, प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, मतलब कि जो चोट लगी है उस चोट को और ज़्यादा खतरनाक और उसको आगे ना बढ़ने देना, मतलब उसको कम करना, जो भी उसको चोट नुकसान पहुंचा उसको कम करना और उसको ना फैलने देना। प्रमोट रिकवरी, और उसको मदद करना कि वो रिकवर कर सके जल्दी से जल्दी उस चोट से। ठीक, ये 3 P's का मतलब है। फर्स्ट एड बेसिकली ये माइनर ट्रीटमेंट, माइनर इंजरीज वगैरह के लिए होता है, बट इन केस ऑफ इवन मेजर इंजरीज और मेजर केसेस में भी हम उसको फर्स्ट एड पॉसिबल देते रहेंगे जब तक कि मेडिकल फैसिलिटी ना आ जाए। ठीक है, और वैसे भी आप लोग जानते हैं जो भी वर्क प्लेसेस पे साइट पे काम करते हैं, हमारे वर्क प्लेसेस साइट पे मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, डॉक्टर भी होते हैं, एक वेल क्वालिफाइड फर्स्ट एडर्स होते हैं, टीम होती है, एम्बुलेंस होती है, और कुछ और हमारे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जिनसे टाई अप होता है। तो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो वहाँ से हम उनको रेफ़र करके हॉस्पिटल भेज देते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी। फर्स्ट एडर्स उनको बोलते हैं जो फर्स्ट एड देते हैं, उनको हम फर्स्ट एडर्स बोलते हैं, जिनका काम होता है ड्रेसिंग्स वगैरह, टेटनेस वगैरह, और भी तरह की जो फर्स्ट एड इंजरीज हो गए या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें वो लोग फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उनको फर्स्ट एडर बोलते हैं, और इनका काम भी होता है और भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्टर मेंटेन रखते हैं। सिलेक्शन इनका कैसे होगा, इनके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स हो, क्वालिफिकेशन हो, और ये जानते हो इमरजेंसी में कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, घबराना नहीं है। इनके पास स्किल्स होती है, फिजिकल थोड़े फिजिकली पावरफुल भी हो, क्योंकि कई बार इन्हें उठाना भी पड़ता है इंजर्ड पर्सनस को, है ना, स्ट्रेचर और उस पर, तो इनको फिजिकली ये कैपेबल भी हो। इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए अच्छी, और इनके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग के साथ साथ इनके अंदर क्षमता भी हो कि वो चार्ज ले सकें सिचुएशन का। और क्वालिफ़िकेशंस की बात ऑलरेडी हो ही गई। किसी भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट से इनके पास 1 साल या 2 साल का जो होता है ना नर्सिंग, या 3 साल का जो भी कोर्स होता है, या फर्स्ट एड के जो 1 साल के कोर्सेज होते होंगे, वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी हम इनको साइट पे रखेंगे एज अ फर्स्ट एडर। ठीक है, अब देखते हैं असेसिंग फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट एड, जब भी आप फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ के बारे में, चाहे वो फर्स्ट एड बॉक्स हो या फर्स्ट एडर हो, तो आप कैसे ध्यान दें कि कौन कौन चीज़ों को आपको ध्यान देना है अपने कंपनी या वर्क प्लेस पे रखने के टाइम, कि हमें ये चीज़ें मेक श्योर करनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा आपके कंपनी और साइट का किस लेवल के काम है, किस लेवल का रिस्क आपके कंपनी में मौजूद है। अगर रिस्क बहुत हाई फाई है तो उस हिसाब से फर्स्ट एड के अरेंजमेंट्स भी होंगे। इसी हिसाब से खतरे कितने ज़्यादा मौजूद हैं आपकी कंपनी में, आपके कंपनी में कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, क्या हिस्ट्री है ना। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ केमिकल्स, मटेरियल्स इतने खतरनाक होते हैं कि उनके लिए ना एंटीडोट्स रखनी पड़ती हैं, उनके लिए फर्स्ट एड प्रोटोकॉल्स स्पेशल होते हैं। तो अगर वैसा कोई केमिकल या खतरनाक टॉक्सिक आपके पास साइट पे इस्तेमाल होता है तो आपको उसके हिसाब से रखना पड़ेगा अरेंजमेंट स्पेशल। वल्नरेबल पर्सनस हैं कुछ, तो उनके हिसाब से स्पेशल अरेंजमेंट्स होगा। वल्नरेबल मतलब बहुत ज़्यादा यंग, है ना, या फिर डिसेबल टाइप, या स्पेसिफिक कोई ऐसी जगह दूर दराज जाके अकेले काम करने वाला व्यक्ति, तो उनके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। कितने वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं वो देखना पड़ेगा। वर्क पैटर्न क्या है, काम के शिफ्ट क्या हैं, डे नाइट में भी हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन आपकी क्या है, कंपनी साइट आपकी क्या है। बहुत ज़्यादा शहर से अगर आपकी साइट दूर है, जहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर तक आपके साइट से कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, तो फिर आपको उस हिसाब से फिर डील करना पड़ेगा, है ना। उस हिसाब से फिर फर्स्ट एड और मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको अरेंज करनी पड़ेगी अपने साइट पर। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना ही पड़ेगा जब भी आप
फर्स्ट एड तैयार करेंगे, अरेंजमेंट तैयार करेंगे अपने कंपनी के अंदर या साइट पे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट साइट देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्सेस। अगेन फर्स्ट एड बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा। वही साइट आपकी कौन सी है, कौन से कंट्री में काम कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या कहता है। 500 लोगों पे 2 डब्बे होने चाहिए फर्स्ट एड के, 3 होने चाहिए, वो देखना ज़रूरी है ना। फिर साथ ही साथ आप हमेशा ख्याल रखें फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी जगह रखें जहाँ आसानी से हाथ आए, आसानी से मतलब वो पहुंच सके आदमी वहाँ तक, है ना। ऐसी ऊंचाई पे ना चढ़ा दे कि नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसे रखें दिखाई दे, बगल में उसके साइनेजेस हों कि हाँ फर्स्ट एड यहाँ रखा हुआ है। इसी हिसाब से पूरा वो भरा हुआ हो, डब्बा खाली ना हो, पता चले कॉटन ढूंढने गए तो कॉटन नहीं मिल रहा। इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड उसका अच्छा रखें, है ना। तो ये सब ध्यान रखें। इसी तरीके से देखिए मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट एड का रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रखें, कितने कॉन्टेंट्स आपके पास हैं उसका रजिस्टर एक मेंटेन रखें। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति जिसको चोट लगती है उसको फर्स्ट एड जो भी देगा, अगर आपकी कंपनी साइड पे फर्स्ट एडर है, मेडिकल फैसिलिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों का काम है फर्स्ट एड रजिस्टर मेंटेन करना कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर के बंदे को चोट लगी है, क्यों चोट लगी है, कौन से दिन लगी है, कौन से लोकेशन में लगी है, उसका आई कार्ड सब कुछ जमा होता है, पूरा वो रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ठीक है, फिर अगर आपके साइट फिर नीचे देखें जैसे लोकेशन कहाँ है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट कहाँ रखा रहा है, रूम कहाँ है, फर्स्ट एड रूम किधर है, फर्स्ट एडर्स किधर बैठते हैं, फर्स्ट एडर का नाम क्या है, उनका नंबर क्या है, ये सारी चीज़ों का भी डिस्प्ले होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक अच्छे से आप साइनेज इंस्टॉल करें, रूम डेडिकेटेड हो, फर्स्ट एडर का नाम हो, सब कुछ हो, ताकि फिर ये स्लाइड देखें शिफ्ट वर्क और ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी जो असर है, इनको भी ध्यान रखना है फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स और अरेंजमेंट करते टाइम। शिफ्ट वर्क कवरेज, फर्स्ट एडर्स दोनों शिफ्ट होने चाहिए, डे और नाइट में काम है, दोनों टाइम अवेलेबल हो। ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर बहुत शहर से दूर दहार जंगल वगैरह ऐसी जगह काम हो रहा है तो आपको फिर अरेंजमेंट करना पड़ेगा एरियल इवैक्यूएशन, जो हेलीकॉप्टर के मदद से उठाते हैं, इवैक्यूएट करते हैं ना। कम्युनिकेशन कैसे करेंगे इतने दूर बंदे से, रिमोट एरियाज़ में, है ना, वो डिसाइड करना पड़ेगा। पोर्टेबल फर्स्ट एड किट देनी पड़ेगी जो वो लोग अपने साथ ले जा सकें। और ऐसी जगह काम हो रहा है मल्टी ऑक्यूपेंसी, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एक साथ किसी साइट पे काम कर रहे हैं, तो उनका ख्याल फिर रखना पड़ेगा वहाँ कैसे फर्स्ट एड होगा। अगर फर्स्ट एडर छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह पे आप किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप छोड़ेंगे, तब आपको किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा जो सिचुएशन को कंट्रोल करे और ले सके और इमरजेंसी ऐसे फर्स्ट एड वगैरह में अपना रोल प्ले करे। ठीक है, और जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कहीं जंगल है, शहर से कटा हुआ इलाका है जहाँ से बहुत दूर मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे फिर फर्स्ट एड उनको मिलेगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, इमरजेंसी में उनकी कैसे हेल्प करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये एलिमेंट 3 यहाँ कंप्लीट हुआ और अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आपने आज उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल के साथ हमने कवर किया है और पूरा का पूरा माशाल्लाह ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा है एलिमेंट 3 में, अब लास्ट एलिमेंट 4 बचा है, वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तब तक मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।